Hello everyone, we were studying counter current mechanism. In that part 1 of counter current mechanism, I have just told you about the basic details that we are going to use for this bit. आपको मैंने बताया था हेनलेस लूप, वासा रेक्टा और उसके अंदर से मूवमेंट ऑफ फ्लूइड दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू वासा रेक्टा एंड blood flows through vasa recta. So vasa recta has two limbs, a descending limb and an ascending limb. So that blood will flow through vasa recta like this, and your Henle's loop is there. Henle's loop, descending limb of Henle's loop, then turn, then thin segment of ascending limb and thick segment of ascending limb. So fluid, that is your glomerular filtrate, will flow through this like this, and these two are oriented opposite to each other, एक दूसरे के सामने रखे रहते हैं, and the ascending limb of Henle's loop coincides over the descending limb of vasa recta. ये एक दूसरे के ऊपर रख के देखो तो एक फ्लूइड ऐसा जाएगा और ब्लड उधर से इधर आएगा. One fluid will flow in this manner and the another will in that. Therefore the two fluids are moving in opposite directions. आपको ये बता दिया था मैंने, वासा रेक्टा इसमें से ब्लड मूव होगा और हेनलेस लूप इसमें से आपका यस फाइनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लो. ओके, अब मैंने आपको एक और चीज बताया था कि आपको करना क्या है. आपको मैक्सिमम व्हाट इज द यूज टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन. आपको जो डाइल्यूट यूरिन है ब्लड प्लाज्मा के जैसा जो स्टार्टिंग में तैयार होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसका आपको ऑस्मोलैरिटी बताया था 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर. इतना उसका कंसंट्रेशन रहता है, उसमें 300 मिली ऑस्मोमोल्स फ्लूइड्स रहते हैं, सॉल्यूट्स रहते गले वाले. ये जो 300 मिली ऑस्मोमोल्स है ये यूनिट है. 1 लीटर पानी के अंदर 300 मिली ऑस्मोमोल्स मतलब उसमें सॉल्यूट्स 300 सॉल्यूट, ऐसा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ के. Or when this fluid will move like this, when this fluid will enter your descending limb and ascending limb of Henle's loop, here the whatever mechanism works here, and then DCT is here. This is collecting tubule and collecting duct. इस तरीके से आपके पूरे नेफ्रॉन था. यहाँ पे आपको 1200 मिली ऑस्मोमोल्स ऐसी पर लीटर, इतने ज्यादा सॉल्ट्स आपको यहाँ जमा करने हैं. ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, याद है? प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट द सॉल्ट्स हियर. ज्यादा सॉल्ट्स आपको मेडुला में जमा करना है. अपर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, लोअर इज कॉल्ड मेडुला. सो यू नीड अ हाइपर ऑस्मोलैरिटी. कैसी? हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन मेडुला. आपको क्या कंडीशन तैयार करने की मेडुला में? हाइपर ऑस्मोलैरिटी. पहला पॉइंट ये ध्यान में रखो, अपने को मेडुला में कैसी कंडीशन तैयार करने की? हाइपर ऑस्मोलैरिटी. व्हाट इज हाइपर ऑस्मोलैरिटी? हाइपर ऑस्मोलैरिटी नाम में समझ में आ रहा. हाइपर मतलब ज्यादा और ऑस्मो मतलब सॉल्ट्स. ओके, सो मोर सॉल्ट्स और लेस और लीस्ट वाटर. जितने ज्यादा सॉल्ट्स रहेंगे उतना अच्छा रहेगा और जितने कम से कम पानी रहेगा उतना अच्छा रहेगा. उसको बोलने का हाइपर ऑस्मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बाहर बनाने. सो अपनी किडनी का जो इंटरनल पार्ट रहता उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट्स रहते, सॉल्ट्स रहते और पूरा पानी एकदम वहां पे का जो कोई भी लिक्विड रहेगा, मेड्यूलरी फ्लूइड बोलते हैं उसको. सो दैट मेड्यूलरी फ्लूइड इज हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. एंड दिस मेड्यूलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी, मेडुला की हाइपर ऑस्मोलैरिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्टर. यही मेन चीज है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला और मेड्यूलरी फ्लूइड. इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्टर. ओके, आपको क्या करना है? अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है समझ में? आपको क्या बनाना है? आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तैयार करना है, एकदम थिक यूरिन तैयार करना है, पतला यूरिन नहीं करना. कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेट कर सकती है उसमें से पानी निकाल लेने का. तो पानी निकालने के लिए आपको किसकी मदद लेनी है? आपको मेडुला की मदद लेने की है. और मेडुला की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? मेडुला शुड हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन मेडुला. ओके, अब मेडुला में सॉल्ट्स बढ़ा दो. तो सॉल्ट्स बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास 2 ट्यूब्यूल्स है, एक है हेनलेस लूप और एक है वासा रेक्टा, और तीसरा है तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल.
तीन लोगों की मदद से हाइपर ऑस्मोलैरिटी अचीव हो सकती, तीन लोगों की मदद से हाइपर ऑस्मोलैरिटी अचीव हो सकती। कैसे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, एक वन बाय वन देखते हैं। पार्ट 1, हाउ हेनलेज लूप इट शोज काउंटर करंट। दो काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क होंगे। एक ये काउंटर करंट है क्योंकि एक बार ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे जा रहा और दूसरी बार ऊपर जा रहा। सो व्हेन अ फ्लूइड इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इट क्रिएट्स काउंटर करंट। काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो। तो ये नीचे जाके ऊपर आ रहा, तो यहाँ पे काउंटर करंट एक तैयार हो रहा इन हेनलेज लूप, और दूसरा काउंटर करंट इन योर वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, इसमें ब्लड इधर डिसेंडिंग लिम्ब से आके असेंडिंग लिम्ब में जा रहा। ठीक है, दो काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे तैयार है। अब रीएब्जॉर्प्शन करने का चीजों का, और मेडुला में क्या ज्यादा जमा करने के, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स जमा करने। सॉल्ट्स क्या रहते हैं? Na+Cl-, ओके, K+, ये आयन्स है अपने को यहाँ पे जमा करने के। ये सोल्यूट्स है। सोल्यूट्स मतलब जिनको चार्ज रहेगा कोई तो भी, जो पानी में घुल जाएंगे उसको सोल्यूट बोलने का। तो ये सब चीजें पानी में घुलाई रहेंगी। इसी के साथ यूरिया भी आपको यहाँ पे काम में आएगा। तीन चीजें आपको यहाँ पे ऐड करने के, हाइपर ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए Na+Cl- और यूरिया, ये तीनों को मदद लेने की अपने को। ओके, अब कैसे होती देखो मदद, वन बाय वन। पहले हेनलेज लूप की बात करते हैं। हेनलेज लूप के बारे में आपको क्या पता है? डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, एंड असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट्स, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट्स। What happens due to this permeability? Then from descending limb of Henle's loop, water is reabsorbed into the interstitial fluid. ये जो fluid है, यहाँ पे water आके फेंकते जाएंगे, यहाँ पे पानी आके जमा होगा। लेकिन इधर ascending limb के आजू बाजू क्या फेंकते जाएंगे तुम? NaCl, that is salts, Na+Cl-, Na+Cl-. Salts will be reabsorbed, solutes will be reabsorbed from the ascending limb of Henle's loop. ओके, पहली कंडीशन समझ में आई। कहा हेनलेज लूप में क्या किधर जा रहा, देखो किधर किधर जा रहा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकल के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकल के वाटर एंटर्स द मेडुलरी फ्लूइड, इसको बोलने का मेडुला का फ्लूइड, मेडुलरी फ्लूइड, आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल, इंटर मतलब इन बिटवीन, स्टिशिया मतलब सेल्स। तो अपने जो न्यूरॉन्स है, नेफ्रॉन्स है, सो एक नेफ्रॉन, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा, ऐसे नेफ्रॉन्स एक दूसरे के बाजू में ऐसे ट्यूबा पड़े वाले हैं, बहुत सारे ट्यूब्स, और उनके बीच में जो स्पेस है उसमें ये पानी पड़े वाला है, मेडुलरी फ्लूइड। तो इसको क्या बोलने का? मेडुलरी फ्लूइड बोलो या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलो, एक ही बात। ओके, सो तुम्हारा वाटर विल मूव फ्रॉम ग्लोमेरुलर फ्लूइड, ये जो ग्लोमेरुलर फ्लूइड है इसमें से निकल के इधर आ जा रहा इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और मेडुलरी फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, तीनों नाम एक ही है। अंदर का पानी ग्लोमेरुलर फ्लूइड या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, नेफ्रॉन के अंदर क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वासा रेक्टा में क्या है? ब्लड। और आजू बाजू पड़े वाला पानी क्या है? टिश्यू फ्लूइड, ऑल्सो नोन एज मेडुलरी फ्लूइड, ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक ही बात है, क्लियर हुए वर्ड्स? ओके, अब मूवमेंट देखो किधर से किधर हो रही है। Water will come out of descending limb of Henle's loop, means it will move from glomerular fluid or glomerular filtrate into the tissue fluid. Water किधर से इधर आ रहा? glomerular filtrate से tissue fluid में आ जा रहा। Similarly, salts will be moving from glomerular filtrate to tissue fluid. Salt बाहर आ गए क्या? ओके, अपने को बाहर ज्यादा सॉल्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे ज्यादा सॉल्ट चाहिए, ये सॉल्ट यही रहने देने का अपने को, ठीक है। लेकिन होता क्या, अब जो तुम्हारी दूसरे है, दूसरा कौन है? वासा रेक्टा। वो क्या करता? व्हाट वासा रेक्टा डू हियर? वासा रेक्टा सिंपली पिक्स अप NaCl, फ्रॉम इट्स डिसेंडिंग लिम्ब, फ्रॉम इट्स डिसेंडिंग लिम्ब। वो वहां से NaCl, अब ये इसके ऊपर देखो, ये हेनलेज लूप है, ओके, हेनलेज लूप, उसके सामने वासा रेक्टा है, उसके सामने वासा रेक्टा है, हेनलेज लूप, उसके सामने वासा रेक्टा। तो ये जो सॉल्ट अपन ने इधर से खींच के बाहर डाले, वही सॉल्ट उसके डिसेंडिंग लिम्ब में अंदर आ जाते हैं, वही NaCl उसके डिसेंडिंग लिम्ब में, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में अंदर आ जाते। ओके, और फिर इधर से मूव होते होते इधर से वापस वो बाहर फेंक देते हैं NaCl, इधर फेंक देते NaCl, इधर फेंक, मतलब ये इसके ऊपर आएगा तो इधर NaCl फेंकते जाएंगे और इसकी ये साइड में फेंकते जाएंगे NaCl।
it will pick up the NaCl from ascending limb, from ascending limb से tissue fluid से वापस within the blood, and from blood the NaCl is again released, NaCl or salt is again released into the tissue fluid, क्योंकि अपने को फ्लूइड में सॉल्ट ज्यादा रखने के। ओके, समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या हुआ, वाटर इधर से एब्जॉर्ब हुआ, सॉल्ट इधर से हुए, ये सॉल्ट्स वापस इधर से ब्लड में चले जाएंगे वासा रेक्टा के, इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, एंड दिस सॉल्ट्स विल बी अगेन रिलीज्ड और डंपिंग छोड़ देना इनटू द टिश्यू फ्लूइड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। समझ में? पहली कंडीशन, सॉल्ट कैसे पकड़ के वही छोड़े जाते हैं वापस से। ओके, नेक्स्टली व्हाट हैपेंस विद वाटर यहां से यहां पे जमा हो रहा, ओके, वाटर यहां से यहां पे जमा हो रहा, साथ ही साथ वाटर यहां से भी अंदर आता, वाटर यहां से भी खींचा जाए, ओके, एंड व्हाट हैपेंस, दिस वाटर which is here, so this water is in parallel to here and this water is also absorbed from this ascending limb से पानी अंदर खींचा जाएगा, इन दी वासा रेक्टा, और ये पानी इधर निकालते ब्लड में चले जाता, पानी टिश्यू में आता, टिश्यू से ब्लड में चले जाएगा और ब्लड उसको बाहर लेके चल जाएगा, क्योंकि अपने को क्या करने का है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का है। तो ये यूरिन बनने वाला है अंदर इसमें हेनलेस लूप में। ये यूरिन में का जो पानी है वो पहले टिश्यू फ्लूइड में आएगा और टिश्यू फ्लूइड में से उसको उठा के तुरंत ब्लड में डाल देने का। ब्लड किसमें फ्लो हो रहा है, वासा रेक्टा के असेंडिंग, डिसेंडिंग और असेंडिंग में। तो असेंडिंग बॉडी के अंदर जा रहा, तो यहाँ से पानी इधर रीअब्सॉर्ब होगा और पानी बाहर फेंक देंगे। देखो मतलब यहाँ पे पानी कम होते जा रहा, ये एरिया में पानी कम हो रहा क्योंकि तुरंत वासा रेक्टा उसको बाहर लेके चले जा रही, लेकिन आते आते वासा रेक्टा क्या कर रही, सॉल्ट्स को खींच रही इधर और सॉल्ट्स को लाके इधर फेंक रही। यहाँ से सॉल्ट भी फेंक रहे ना, ये सॉल्ट यहीं पे फेंक रही, तो सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ते रहेगा और पानी जो कुछ भी खींचा अपन ने हेनलेस लूप में से वो पानी को वासा रेक्टा ऊपर लेके चले जाएंगे। इसकी वजह से कैसी कंडीशन तैयार होगी, यहाँ पे सॉल्ट्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और पानी यहाँ का कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे। इमेजिन करो कंडीशन कैसी है, पहले तो इधर पानी खींच रहे इधर सॉल्ट्स खींच रहे, दोनों खींच रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सॉल्ट्स को यहां से उठा के इधर डालो तो सॉल्ट्स इधर से जाएंगे डिसेंडिंग लिम्ब में वासा रेक्टा के, एंड फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब दे विल बी रिलीज्ड इनटू द टिश्यू फ्लूइड, salts will be released into tissue fluid. In return, the water which is reabsorbed by descending limb into tissue fluid, this water enters the vasa recta. This water enters the vasa recta and it is carried again into the blood. Continuously water is carried, water is reabsorbed, carried to blood. Water is reabsorbed from descending limb of Henle's loop into tissue fluid, from tissue fluid to vasa recta, ascending limb, and again from into blood. पानी निकलते जा रहा बाहर, लेकिन सॉल्ट इधर फेंक के इधर से यही लाके फेंक रहे, इधर से इधर जा रहा है सॉल्ट, यहां से वापस यहां आ रहे। तो हो रहा क्या, यहाँ पे सॉल्ट वहीं पे पड़े वाले रह रहे, लेकिन पानी ऊपर फेंकते जा रहे हैं। वाटर इज गोइंग अबव। ओके, तो इस तरीके से पानी ऊपर जाते रहेगा और सॉल्ट्स वहीं पड़े रहेंगे। दिस इंक्रीजेस द concentration of salts or solutes here, and this condition is known as your hyperosmolarity. This condition where more salts are present and less water is present. Okay, this condition is known as hyperosmolarity. और इसकी वजह से जितना ज्यादा hyperosmolarity रहेगा उतना ज्यादा पानी बाहर आएगा, यहाँ से उतना ज्यादा पानी आएगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा है। जितना ज्यादा सॉल्ट यहाँ पड़ा रहेगा तो ये पानी, ये अंदर का पानी इधर खींचे जाएगा ना, फिर water will move from high concentration to low concentration. ऑस्मोसिस ज्यादा है, अंदर सॉल्ट कम है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है, मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, तो अंदर पानी कम है, पानी ज्यादा है, अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, सो वाटर विल कम फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब। इमेजिन करो ये हेनलेस लूप और लंबा होता तो क्या होगा, जितना लंबा हेनलेस लूप रहेगा उतना ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन, more the length of Henle's loop, more concentrated urine will be produced. For example,
फॉर एग्जाम्पल कैमल में क्या होता, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वहां पे तैयार होता, उसमें बहुत कम अमाउंट में वाटर एक्सक्रीट होता, क्योंकि बेचारा रहता डेजर्ट में, वहां पे पानी के वांदे होते, उसको परेशानियां होती, और उसकी वजह से फिर ज्यादा से ज्यादा पानी उसको रीएब्सॉर्ब करना पड़ता, एंड हेंस camel will excrete highly concentrated urine among the mammals. Okay, and therefore the length of Henle's loop decide the concentration of urine. Length of Henle's loop decide the concentration of urine. कैसे दोनों काउंटर करंट मैकेनिज्म साथ में वर्क करते समझ रहा, फिर से एक बार बोल रहा. For firstly, your descending limb of Henle's loop will reabsorb water and it will dump it into tissue fluid, and ascending limb will reabsorb salts because it is permeable to salts, and it will reabsorb that salts into tissue fluid. Okay, then these salts from which are absorbed from the ascending limb of Henle's loop, these salts enter the descending limb of vasa recta, descending limb of vasa recta. These salts are then carried by blood into ascending limb of vasa recta, from where they are released into the tissue fluid. That salts will come out into the tissue fluid. This will increase the concentration of salts into medulla. This will increase the concentration of salts into medulla. It is called hyperosmolarity. And due to hyperosmolarity, water reabsorption from the Henle's loop will increase continuously, and this will lead to formation of a very concentrated glomerular filtrate in the renal tubule. Highly concentrated glomerular filtrate in the renal tubule is formed at the end of reabsorption. समझ में आया मैक्सिमम reabsorption कैसा होता, ओके, दोनों का समझ में आया वर्किंग. Here your Henle's loop is known as counter current multiplier. काउंटर करंट मल्टीप्लायर मतलब वो मल्टीप्लाई कर रहा, बार बार बढ़ाते जा रहा, क्या बढ़ाते जा रहा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन. वो ऑस्मोसिस बढ़ाने के लिए काम कर रहा, प्रोसेस बढ़ाने के लिए काम कर रहा. ओके, कंटिन्यूअस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयन सॉल्ट्स, water and salts from descending limb and from ascending limb of Henle's loop continuously occurs, hence it is called multiplier, counter current multiplier. But what is your vasa recta is doing? Vasa recta is not reabsorbing actually anything from the fluid. It is absorbing the salts. It is absorbing the salts that are already in the tissue fluid, and water into the from the tissue fluid. मतलब वो एक्सचेंज का काम कर रहा. इट इज सिंपली वासा रेक्टा इज सिंपली एक्सचेंजिंग द सॉल्ट्स विद असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब. ये एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ के सॉल्ट्स इधर और इधर के सॉल्ट डिसेंडिंग, ये एक्सचेंज हो गया. ओके, एज वेल एज इट इज एक्सचेंजिंग वाटर फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड. ये जो वाटर इधर आ गया टिश्यू फ्लूइड में, दिस वाटर इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड विल कैरी दैट वाटर इनटू बॉडी. And thus your vasa recta here acts as counter current exchanger. It acts as counter current exchanger. समझ में आया कैसे कॉन्सेंट्रेशन, कैसे दोनों वर्क करते एक दूसरे के साथ में. ओके, एट द एंड में आप मेरे हैंडरिटन जो नोट्स है उसकी फोटो आपको डाल दूंगा. आपको जो फोटो आएगी वही फोटो का आंसर आपको लिखना है. नोट्स में का भी जो आंसर होगा वो जाने दो, वो भी वही है, कोई अलग नहीं है. बट मैंने हैंडरिटन जो लिखा है ज्यादा इजी जो बता रहा हूं आपको, हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली. टू मेक अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, you will need two counter currents, one in Henle's loop, another in vasa recta. Whatever water is reabsorbed here and whatever salts are reabsorbed here from ascending limb, from descending limb. So salts will enter the blood into the descending limb of vasa recta, and they are released into medulla by the ascending limb. Hence it acts as an exchanger. And whatever water is reabsorbed from descending limb into tissue fluid, this water enters the ascending limb of vasa recta and it will carry the water out of the kidney. Hence this system is known as counter current multiplier and exchanger system. That is, two counter current mechanisms are working. These all generate a high osmolarity condition into the medulla, which has a value of about 1200 milliosmomoles per liter. आपको जो फोटो दिया है 300, 600, 900, 1200, क्योंकि जितना गहरा जाएंगे तो उतने ज्यादा सॉल्ट्स यहाँ पे नीचे पड़ा लगेंगे, क्योंकि इधर लाके इधर फेंकते जाएंगे सॉल्ट्स नीचे की साइड में. सो मैक्सिमम सॉल्ट्स आर डिपॉजिटेड इन इनर मेडुला.
अपर साइड में कम सॉल्ट्स रहेंगे, वो वापस से अंदर घुस के इधर आ जाएंगे, एंड देयरफॉर हाइपर ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन्ड इन इनर मेडुला। खत्म हो गया बेटा। बट वन डिस्कशन इज रिमेनिंग। मैंने आपको दो लोगों की बता दिया, वाटर सॉल्ट और NaCl की मूवमेंट बता। अभी कौन बच गया? यूरिया। सो यूरिया विल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी। यूरिया विल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी। सो हाउ दैट ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन्ड? अब इसमें सिर्फ दो लोग लेने का, आपका हेनलेस लूप। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूरिया की बात कर रहा हूं। अभी वाटर सॉल्ट को जाने दो, कंडीशंस वही करनी है आपको, हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनाने का है मेडुला में। दिस इज योर हेनलेस लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। ओके, पूरा ही मिटा लेता साफ क्लीन, ठीक है। दिस इज योर डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज थिन सेगमेंट एंड दिस इज थिक सेगमेंट, ऐसा रहता। देन योर DCT, then collecting tubule and then collecting ducts. Okay, what happens? Small amount of urea is reabsorbed, small amount of urea is reabsorbed from collecting tubules and collecting ducts. Small amount of urea is reabsorbed from collecting tubules and collecting ducts, and this urea is again released, this urea is again released into the thin segment of ascending limb of Henle's loop. थीन सेगमेंट में वो वापस से छोड़ दिया जाता, तो यूरिया यहाँ पे चले जाएंगे अंदर, इसके अंदर यहाँ पे यूरिया आ जाएंगी, तो ये यूरिया ऐसे ऐसे घूमते घूमते आएंगी, वापस आएंगी। थोड़ी सी यूरिया इधर, बाकी यूरिन में से जाएंगी बाहर, बाकी की यूरिन के थ्रू बाहर जाएंगी। But a very small amount of urea is also reabsorbed from which part? Collecting ducts and collecting tubule. Collecting ducts and collecting tubule, and this urea will enter medullary fluid or tissue fluid, and from there that urea is then released into the glomerular filtrate, and this urea into the thin segment of ascending limb. This urea will keep on cycling like this, बार बार ऐसा घूमते रहेंगे यूरिया, थोड़ी सा कचरे में जाएंगी, थोड़ी सी वही रखेंगे, थोड़ी सी कचरे में जाएंगी, थोड़ी सी वही रखेंगे। दिस इंक्रीजेस अगेन वन थिंग, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि यूरिया यहाँ पे भी जमा हुई रहेंगी, थोड़ी सी पड़ेली रहेंगी सॉल्ट्स के साथ में। सो यूरिया भी एक सोल्यूट है बिकॉज इट इज ऑल्सो डिसॉल्व्ड इन वाटर। Therefore, this urea will also help in increasing the hyperosmolarity of your medulla, and this complete movement of urea is known as urea recycling. इसको क्या बोलने का? Urea recycling. What is the use of urea recycling? Simply increase the concentration of solutes in the medulla. आपको मैंने जो गणित बताया समझ में आ रहा है? आपको लॉजिक क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म का? आपको क्या करना है, फाइनली समराइज कर रहा हूँ, बीट खत्म हो गया। यहाँ पर यूरिया रिसाइकलिंग होती है और यूरिया यहीं पे पड़े रहती, जिससे फिर से वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ते जाता और यूरिन कॉन्सेंट्रेट बनते जाता। वही बात है, आपको मैं समराइज कर रहा हूँ फिर से। बीट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता, बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तीन ही चीजें याद रखने की है। पहली चीज तो आपको एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना है, मतलब आपको हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन मेडुला बनाना है, जिसमें आपको सॉल्ट्स और यूरिया मेडुला में ज्यादा जमा करना है। तो वहां मेडुला में सॉल्ट्स और यूरिया कौन लाके डालेगा, कैसे लाके डालेगा, वो याद रखने का। तो पहले आपका जो हेनलेस लूप रहता वो वहां पे वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब, एंड इट विल आल्सो रीअब्सॉर्ब सॉल्ट्स फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब। पहली चीज, these salts are then will enter into the descending limb of vasa recta, and these salts are released into medulla by the ascending limb of vasa recta. Okay, दूसरी चीज समझ में, water which is reabsorbed here by the descending limb of Henle's loop, that water enters the blood into the ascending limb of vasa recta. देखो मैं लिम्ब के नाम कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए कैसा डायरेक्ट मैं बोलते बोलते कैसा सोच रहा हूँ, ऐसा इधर से इधर पानी खींचे, इधर सॉल्ट खींचे, सॉल्ट को डिसेंडिंग लिम्ब में डाल दो, डिसेंडिंग लिम्ब उसको असेंडिंग में लेके जाएगा, वहां से वापस सॉल्ट बाहर फेंक दो, और फिर हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनाई रहती हेनलेस लूप के आसपास। ओके, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. They will remain here for some time in medullary fluid, and from that fluid, tissue fluid से they will enter the thin segment of ascending limb of Henle's loop. Urea will move like this continuously. It is called urea recycling. Okay, at the end फोटो आपको डालूंगा, अभी आपके सामने फोटो आएगा पूरा वीडियो होने के बाद. Okay, and this is done. Thus you can get a highly concentrated urine. It is about 4 times concentrated
देन द इनिशियल ब्लड प्लाज्मा 300 मिली ऑस्मोमोल रहता, अपना यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोमोल्स के आसपास रहेगा। ओके, इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहता, क्योंकि मैक्सिमम वाटर is reabsorbed and exchanged with the ascending limb of vasa recta. Vasa recta carries it into the body. Okay, this is bit about your concentration of urine. Longer the length of Henle's loop, higher will be the water reabsorption and more concentrated urine will be produced. For example, camel. Okay, तो उसमें counter current multiplier is your Henle's loop and counter current exchanger is your vasa recta, because it exchange whatever is reabsorbed by Henle's loop, so that is exchanged through vasa recta into blood. Okay, at the end फोटो आ रही है, वापस बोल रहा हूँ, एंड हियर इट इज डन। अभी अब इसके बाद अपने कुछ छोटे छोटे बीट रहेंगे, मेन पार्ट पूरा हो गया चैप्टर का। अब कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह, उनके कुछ जो कोई भी सॉल्यूशंस है, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह, वो सब बातें आएंगी। विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।